बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, दो इत्तेहादी अब आमने सामने आ गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त PMLN की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और जिसकी वजह से वो हुकूमत में है, जिनके वोट की वजह से इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब जलसों का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक जलसा कल उनकी जानिब से किया गया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उस मौक़िफ़ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन 30 से 40 दिन का वक्त रह गया है, जिसके अंदर वाज़े हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस पर संजीदा है या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 40 दिन बाद बजट पेश हो जाना है और फिर उस बजट की मंजूरी के लिए वफाक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी और तब पता लगेगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई कैनाल्स के मामले में सीरियस है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके मुतालबात नहीं सुने जा रहे वफाक में, तो वो क्या लाहे अमल अपनाती है या उससे पहले ही वो वफाक को छोड़ने का फ़ैसला करती है या सिर्फ ये बयानात की हद तक होता है। क्योंकि कैनाल्स के हवाले से हम ये देख चुके हैं कि कैनाल्स का काम तो शुरू हो गया है, मुख्तलिफ कैनाल्स कुछ परसेंटेज उसकी मुकम्मल हो गई है, तो एक मंसूबा जो जब शुरू हुआ तब उस पर इतनी बात नहीं की गई या इतना एहतजाज नहीं किया गया जो अब किया जा रहा है। और उसके साथ साथ फिर ये कहा जा रहा है PMLN की जानिब से कि जो पानी होगा वो हम सिंध का या किसी और सूबे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पंजाब के पानी से ही उन कैनाल्स को जो है वो सरेआब करेंगे और फिर जिन इलाकों में हम मज़ीद काश्तकारी करना चाहते हैं वहाँ पर लेके जाएंगे। तो पंजाब में भी ऑलरेडी पानी कम है, तो पंजाब से इस किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही कि हमारे पास तो ऑलरेडी पानी कम है, तो मज़ीद नहरों में कैसे जाएगा। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसे से कल खिताब किया और धुआंधार खिताब था। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर यह मुतनाज़ मनसूबा वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकेगी, जबकि यह इशू वफाक को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में जब इमरान खान ने 2 कैनाल्स बनाने की इजाज़त दी तो पीपल्स पार्टी के जयालों ने इसका डटकर मुकाबला किया। उसके बाद अवाम की ताकत से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और 2 कैनाल्स की इजाज़त देने वाले को घर भेज दिया। अब तो 6 कैनाल्स की इजाज़त देने वाले हैं। हमें वजारतें नहीं चाहिए, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। अब ये वाज़े तौर पर कल बता दिया गया। फिर यह भी कहा गया है कि अगला जलसा सक्खर में होगा, हम एहतजाज करेंगे, हम अपना हक लेंगे, वफाक को भी मजबूत करेंगे, सिंध को भी मजबूत करेंगे। जबकि नून लीग ये कहती है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल करेंगे। फिर साथ साथ ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कि सदर तैयार नहीं है, आपका इत्तेहादी तैयार नहीं है, तो फिर इस जिद के पीछे वजह क्या है नून लीग की। नजमुल साकिब साहब, PJ मीर साहब और साकिब रशीद साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि सदर साहब भी रेडी नहीं हैं, पीपल्स पार्टी जो हम इत्तेहादी है वो भी रेडी नहीं है, तो वफाक की जिद की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को घर भेजती है तो जाहिर है अपने आप को भी घर भेजेगी ना, क्या वहीं रहेगी? क्या अगर नून घर चली गई तो पीपल्स पार्टी जो है वो ऐवानों में मौजूद रहेगी? सदर तो मौजूद रहेंगे, गवर्नर भी मौजूद रहेंगे, तो लिहाजा ये कहना, लिहाजा नहीं वोट तो रहेंगे, लेकिन जब वफाक में से हुकूमत होती है, इस तरह से हिलती है, तो फिर बहुत सारे जो है ना वो सतून हिलते हैं और कहने की बात होती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ज़ौक़ कि बिलावल साहब ने असल में क्या कहा है और बातों बातों में क्या कहा है, जो कि शायद उनकी धमकी में दाएं बाएं हो गई है बात। वो कहते हैं इस्लामाबाद में बैठे लोग गूंगे हैं और बहरे हैं। ये कौन गूंगे लोग हैं भाई, जिनको बोलना ही नहीं आता? ये कौन बहरे लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे? तो पहली बात तो इस पे गौर करने वाली ये है। दूसरी, वो कहते हैं कि नून लीग की पॉलिसियां किसान दुश्मन हैं। अच्छा, नून लीग की पॉलिसियां अगर किसान दुश्मन हैं तो किसान तो हमारी बिल्कुल रूह है, हमारी इकोनॉमी की और एग्रीकल्चर की। अगर आपको पता लग गया है कि नून लीग जो है, जो कि इस वक्त हुकूमत में है, और वो किसान दुश्मन है, तो आप किसान दुश्मन के साथ आज क्यों बैठे हैं? धमकियां क्यों सिर्फ दे रहे हैं? निकल क्यों नहीं गए अभी तक? तीसरी बात, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। अच्छा,
तो अगर आप मौक़िफ़ से नहीं हटे तो क्या मंसूबा आगे नहीं जाएगा? कैनाल्स तो बननी शुरू हो गई हैं, क्या नहरें नहीं बनेंगी? तो मौक़िफ़ पे डटे रहिए आप। उसके बाद उन्होंने धमकी दी और कहा कि अगर नहरों का मंसूबा ख़त्म ना हुआ तो हुकूमत से निकल जाएंगे। सबसे पहले बात जो है ना ज़ौक, आपको और आपके लाखों नाजरीन को एक याद दहानी करानी है जी। जब किसी शख्स ने, किसी पार्टी ने कुछ करना होता है ना, धमकी नहीं देता। धमकी वो देता है जिसको आरजू हो, जिसकी ख्वाहिश हो कि चलो यार मैं ये कहता हूं, डरा देता हूं और उसके बाद ये चीजें करवा लेता हूं। इसका मतलब ये है कि अभी पूरा जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं है कि हम इसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात तो बिलावल साहब ने कल फरमाई है, लेकिन इससे पीछे अगर आप चले जाएं, जब से ये बात महफूज शहीद कनाल की आई है ख़ास तौर पे, तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह चुके हैं। कल भी हमने उसका जिक्र किया कि कहीं मंसूबों की, यानी नहरों के मंसूबे में हुकूमत ही ना बह जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो धमकी आपको देने की ज़रूरत क्या है? चुपके से निकल जाओ ना यार, ख़त्म करो। अच्छा, अब यह है कि हमारा तज्जिया क्या कहता है। तज्जिया कहता है नंबर 1, और यह तज्जिया बेस करता है पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ये फैक्ट कि अगर कोई हुकूमत में आ जाए तो उस वक्त निकलता है जब निकाला जाता है। और नून लीग जो है उसकी खामोशी बता रही है। नून लीग ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, हम कर लेंगे, चलिए मिल बैठ के फैसला करते हैं। उनको किसी तरीके से पता है, नून लीग को किसी तरीके से ये पता है कि पीपल्स पार्टी बीच में से नहीं निकल रही। तारीख भी यही कहती है। पहला तज्जिया, नहरों पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये मंसूबा, इसका फैसला हो चुका है, ये मंसूबा तो चलेगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी हुकूमत से नहीं निकलेगी, पीपल्स पार्टी हुकूमत से नहीं निकलेगी। तीसरा, सिंध के अवाम, किसान और बशमूल पीपल्स पार्टी के पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करते रहेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी वाकई कुछ मोजज़ा हो जाता है और अचानक ख्याल आता है उनको कि ओहो हम तो नून लीग के साथ हैं, पीडीएम में भी साथ थे, इसमें भी साथ हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो कहीं हमारी साख जो है बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। अगर कोई इस तरह की खुदकुशी वाली बात आती है जिसमें वो कहते हैं कि जी नहीं हम तो निकल रहे हैं, तो वो तो खुशखबरी है अवाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पीटीआई के लिए, अपोजिशन के लिए और उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं और उनको 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसके नताइज उनसे वो लगा नहीं खाते, उनको उनकी मर्जी के नहीं हैं, उनके लिए खुशखबरी होगी। अगर पीपल्स पार्टी निकलती है, हुकूमत गिरती है, तो दोबारा इलेक्शंस होंगे। देखिए, तो अगली हुकूमत आती है कि वो इसको रोक सकेगी। 10% इम्कान है। कौन रोक सकेगी? अगर कोई अगली हुकूमत आती है तो आपको लगता है कि वो इस बुनियाद पर आ सकती है कि वो इस मंसूबे को रिवर्स कर सकती है? अब ये देखें ना, मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है? हुकूमत जो अगली आती है ना, वो सड़कें तोड़ के नई सड़कें बनाती है ताकि कमीशन का मसला हो। हुकूमत को नई आती है तो पिछली हुकूमतों के जो संगे मील हैं ना, जो उन्होंने लगाए होते हैं, प्लाक्स लगाए होते हैं, उनको हटा के अपने नाम लगाती है। जो अगली हुकूमत आती है वो ये करती है कि जो मंसूबा पिछली हुकूमतों ने शुरू किया होता है उसमें नाम बदल देते हैं, सड़क का नाम बदल दिया, मंसूबे का नाम बदल दिया। लेकिन अगर रियासत फैसला करती है कि कोई मंसूबा चलेगा तो उसमें कोई भी आने वाली अगली हुकूमत जो है, तारीख तो यही कहती है। अच्छा, बॉटम लाइन बता रहा था आपको, 10% इम्कान है कि पीपल्स पार्टी वाकई अपने किसानों हारियों को देखे और डट के खड़ी हो और जम के फैसला करे और कहे कि हम निकल रहे हैं। इसके 10% इम्कानात हैं। 90% यह है कि इसी तनख्वाह में गुजारा करेंगे। और फिर से कहूंगा, इस वक्त की आखिरी बात, जिन्होंने एक्शन लेना होता है, जिन्होंने काम करने होते हैं, वो धमकियां नहीं देते, वो करके दिखाते हैं। पीजे मी साहब,
PMLN बहुत पुरएतमाद है, उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की जा रही या उस किस्म का कोई सख्त बयान भी पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा हो। लाजमी बात है, मजबूर भी है कि इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनको छोड़ देती है तो उनकी हुकूमत चली जाती है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने खुद बड़ी देर कर दी आते आते इस मामले के अंदर, क्योंकि कैनाल्स का काम तो शुरू हो गया? और दूसरा, आपको लगता है कि अगर ये मिल बैठते हैं, PMLN से जब भी सवाल किया जाता है किसी रहनुमा से या उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं हम बैठ के मामला हल कर लेंगे, तो पानी की तकसीम पर बैठकर वो पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर पीपल्स पार्टी जो सिंध में कौम परस्त जमातें एहतजाज करी हैं इस पर, उनको कायल करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले ये जो अलायंस है PPP और PMLN, ये एक अनहोली अलायंस है। ये रियल टाइम अलायंस नहीं है। आप इसको कन्वीनियंस कह लो, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कह लो। बिलावल कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे। अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो नवाज शरीफ निकला था कोलिशन के अंदर से, when he went out to this coalition। ये नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे, क्या ये सेंटर में निकलेंगे या अपने प्रोविंस से भी निकलेंगे? सो प्रोविंस से तो कोई नहीं निकलेगा, सेंटर से निकलेंगे। फिर आपका एक स्टैंड ऑफ हो जाएगा बिटवीन द टू, जो कि यहाँ पहले पंजाब में भी हुआ है जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी। वो लैंड नहीं कर सकती थी लाहौर के अंदर। अब ये अगर हमने स्टैंड ऑफ देखना है, और उन्होंने जिस तरह कहा है कि कैनाल्स नहीं बनेंगे, अगर सेंटर कहती है, फेडरेशन कहती है कि भाई वो बनेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे? अब सखर में, अब जैसे आपने कहा अभी एक जलसा होगा, लोगों की स्ट्रेंथ आएगी। ये चीज़ें हैं आपकी बात करने वाली असेंबली के अंदर। असेंबली में कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पार्टीज़ हैं, ये असेंबली को इन ऑल ऑनेस्टी ये एक्सेप्ट नहीं करती। अगर ये करती होती तो आपके पास एक मीनिंगफुल डिबेट होती। अब इन दोनों का अलायंस क्यों हुआ है? ये अननेचुरल अलायंस है। क्यों हुआ है? स्पेस एक क्रिएट ना, स्पेस किसने क्रिएट किया है? PTI ने किया है। बिकॉज ऑफ PTI दे टुगेदर। अदर PTI ना होती, यू रियली थिंक ये अकेले अकेले ना लड़ते? बिल्कुल लड़ता ही है। सो दोनों एक्नॉलेज करते हैं PTI बड़ी तकड़ी जमात और है। ये PDM के बाद भी तो अकेले अकेले ही लड़े, फिर दोबारा अलायंस बनाया। आप देख लेना, वहाँ जो PDM के अंदर ये थे, कहाँ गए बाकी? बताए मुझे। मौलाना फजल रहमान को किस तरह ने डिच किया बाद में, और फिर जब ज़रूरत पड़ी मौलाना साहब के पास चले गए। तो ये गेम्स चलती रहती हैं। हमने इस गेम से बाहर निकलना है, और ये एक ही तरीके से बाहर निकलेंगे, असेंबली में बात करें। ये सारी जितनी भी आप बात कर रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामा है। ये सब टोपी ड्रामा है, क्योंकि इसका जो नुकसानदेह है और नुकसान होना है, ये है आवाम का। अब आपने बात कही कि जी वो पीपल्स पार्टी, ये पंजाब कहता है कि जी हम सिंध का पानी नहीं रोकेंगे। और भाई पानी तो आता नॉर्थ से है, सिंध का तो पानी रुकेगा। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये आपके पास रेन फेड रिवर्स हैं, ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं, तो पानी तो ऊपर से आके उसने इवेंचुअली सिंध में जाना है। आप कैनाल बना लें, बराज बना लें, कुछ कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पानी तो सिंध का रुकेगा। फिर वो शोर करते हैं इकोलॉजिकल डैमेज ना हो जाए और दूसरी चीज़ें कर दें। देखें, ये बड़ी संजीदगी बात है, और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि हम इसके अंदर कहीं सीरियस हैं। क्यों? आप उसी वक्त सीरियस होंगे पॉलिटिकली जब आपके अलायंस नेचुरल होंगे। ये आपने अभी बात की ना, ये कभी भी अलायंस टूट सकती है, मुझे पता है। द क्वेश्चन इज कि क्या पीपल्स पार्टी कैन अफोर्ड टू डू इट? यस। कैन दे अफोर्ड टू डू इट? नो। आप पूरे निजाम का धर्म भरम कर देंगे। फिर ये एक तो ये बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पोजीशन क्या है पीपल्स पार्टी की? दूसरा, ऑप्शंस क्या है पीपल्स पार्टी के पास? अगर विफाक नहीं मानता, उधर से फिर सिंध की सियासत भी करनी है, वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं। असल तो पीपल्स पार्टी को मसला सिंध में जो एहतजाज हुआ उसका है। ज़ौक मेन जो मसला है वो सिंध कार्ड खेला जाएगा। दैट इज व्हाट यू विल बी सीइंग। आपने बलूचिस्तान भी देख लिया, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा चुप बैठा हुआ है। ये कार्ड मुख्तलिफ खेले जाएंगे, और उसको आप कह लो कि ये तो GM सैयद से चल रहा है ये काम सारा। द क्वेश्चन इज कि अब आपस में इनको बिठाएगा कौन? आपके पास ऐसी लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड कि मुफाहमत कहीं कर लें, कहीं एक बैठ के कहीं आप संजीदगी से बात कर लें। ये तो हमारी सीरियसनेस है। सो आज भी मैं समझता हूँ बिलावल नीड्स गुड एडवाइस। ये थ्रेट ना करें, और वो सही कह रहे हैं नजम साहब, अगर ये थ्रेट की ज़रूरत नहीं है, निकलना है तो निकल जाओ। डोंट थ्रेटन पीपल, बिकॉज उसके साथ आपके और बड़े क्वेश्चंस उठ जाएंगे। कब जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला जाएगा? बिजनेसेस का क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये स्टेटमेंट
मेरी नज़र के अंदर ये डेंजरस। तो इसको अगर मैं एक लाइन में करूं तो क्या हमें आने वाले दिनों में ये सुनने को मिलेगा कि वसीतर कौमी मफाद में पीपल्स पार्टी ने एग्री कर लिया? पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम लूली लंगड़ी जमहूरियत भी हो, हम इसको चलने देंगे और चलाएंगे। दैट इज़ व्हाट द बेसिक स्टेटमेंट इज़। जरदारी साहब की कितनी दफ़ा हुई है स्टेटमेंट्स, ये भी बिलावल ने भी बात कही है, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। बट अगर इन्होंने ये स्टेप लिया तो ये आप सोच लें कि ये पार्टी का नुकसान नहीं है, किसी पार्टी का, ये पाकिस्तान का नुकसान है। साकिब रशीद साहब, क्या कहते हैं आपके दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, क्या कदम वो उठाएंगे अगर उनकी बात ना सुनी गई? और फिर दूसरा, बिलावल साहब ने कहा हमें वजारतें नहीं चाहिए, किसी भी आईनी ओहदे के साथ जो उन्होंने विफाक से लिए हैं वो तो वजारतों की सूरत में नहीं है, वजारतें तो उनकी सारी सिंध में हैं, तो क्या वो सिंध की बात कर रहे हैं? एक तो ज़ौक ये मामला जो है वो पीपल्स पार्टी की हद तक ही महदूद नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी बहुत देर में बाद जो है वो एक्टिव हुई है। जलसे अभी करने शुरू किए हैं। ये मामला जुलाई 2024 में जो सदर मुमलिकत की वो मीटिंग का हवाला दिया जाता है, तब इन नहरों के हवाले से बात भी हुई थी, मीटिंग मिनट्स भी गर्दिश में हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग उन मीटिंग मिनट्स का हवाला भी देते हैं कि सदर मुमलिकत की मौजूदगी में सारी डिस्कशन भी हुई। बेशक उनकी मंजूरी डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ। तो अब पीपल्स पार्टी कैसे पीछे हट सकती है? तो ये मामला सिर्फ पीपल्स पार्टी की हद तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ 3 किस्म के महाज हैं। एक तो अदालती महाज भी खुला हुआ है सिंध हाई कोर्ट में, उसकी डिटेल में आपको बताता हूं। दूसरा महाज है वहां पर जो वकला तंजीमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मकामी तौर पर जो पार्टीज हैं वहां पे छोटी छोटी सियासी जमातें हैं, वह सिविल सोसाइटी है, वो सारे एक्टिव हुए हैं। तो इसलिए सिर्फ पीपल्स पार्टी की हद तक ये मामला होता तो हो सकता है पीपल्स पार्टी की कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाले या निकाल सके। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो जुबान सख्त हुई है और दिन ब दिन सख्त होती जा रही है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुश्तरका इजलास था जो पार्लियामेंट का वहाँ पे इजलास खिताब किया था, उस खिताब के बाद आज तक वो नहीं बोले। वो उनके वाले से, उनकी सेहत के हवाले से खबर आई थी तो उसमें उन्होंने बड़ी सख्त बात की थी, उसके बाद वो खामोश हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। 25 को उनका फिर दोबारा एक जो है वो सखर में जो वो जलसा उन्होंने रखा हुआ है और वहां पे भी डेफिनेटली इस किस्म की बात होगी। अब अगर बात करें कि जो बाकी महाज हैं वहां पे सूरत हाल ये है कि सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है उसके करीब जो कराची बार एसोसिएशन है या कराची हाई कोर्ट बार है, कराची बार काउंसिल है, वहाँ की जो वकला तंजीमें हैं वो भी पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत एक्टिव थी। अब उन्होंने वहाँ पे ये खबरें हैं कि वहाँ पे धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा यही है कि ये जो नहर वाला जो मामला है, किनाल्स वाला, ये रिजॉल्व करें सिंध की अवाम की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक। इससे पीछे जो है वो हम कोई जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या किसान हैं, उनका भी यही मुतालबा है। और जो पब्लिक पल्स है, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अंदाजा है कि अगर हम इससे पीछे हटते हैं तो सियासी तौर पर भी उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फुल फ्लेज जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से स्टे भी है। एक खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट जो है वहां से 6 या 7 अप्रैल को यह हियरिंग हुई थी, वहां स्टे हो गया था। और कल जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया है कि जो किनाल है उस पर काम रोक दिया गया है और वो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर और स्टे की वजह से काम रोका गया है। वहां पे सिंध हाई कोर्ट में जो 2 जजेस केस सुन रहे हैं उनकी जानिब से भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आई है कि इस मामले में कौमी यकजहती जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हर हाल में मुकद्दम रखनी होगी। कौमी यकजहती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बड़ा हसास मामला है। फिर उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जो अरसा है उसमें जो सिंध का एक मेंबर है वो भी शामिल होना चाहिए और आइंदा हेयरिंग 29 अप्रैल को रखी गई है। तो मतलब यह है कि अदालती महाज पे भी इस मामले में 29 अप्रैल को वफाकी हुकूमत का मौकफ क्या होगा, जिसके हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म या उनके जो वज़रा हैं वो बड़ी सख्त गुफ्तगू नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे या कोई रास्ता जो है निकालेंगे। तो 29 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है कि हम अपना मौकफ देंगे। वहां देखना होगा कि जो वफाकी हुकूमत है क्या मौकफ जो है वो रखती है। तो इसलिए ये 3 पैरेलल महाज चल रहे हैं, तो इनको तीनों को मिला के हमें देखना होगा।
आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो उस स्टांस से पीछे हट जाए, और उसके लिए यह भी आसान नहीं है कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए, क्योंकि यहां पे सदर मुमलिकत साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर्स हैं, ये सारे वफाकी हुकूमत की ही गवर्नर्स हैं, तो वफाकी हुकूमत की ही जो है वो मरहून मिन्नत है। तो इसलिए अगर आपने अलग होना है हुकूमत से, तो फिर आप फुल फ्लेज आपको अलग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस तरह 8 फरवरी के बाद जब यह हुकूमत बनी तब से अब तक अपोजिशन में भी हैं और हुकूमत में भी हैं, सारा कुछ ले दे के चल रहे हैं। तो इसलिए यह भी आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, वो भी आसान नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक ऑपोजिशन की जानिब से एक सेमिनार किया गया था और हुकूमत ने वो सेमिनार नहीं होने दिया। फिर भी वो सेमिनार हुआ, बहुत हाइप बनी ऑपोजिशन की जानिब से। उन्होंने कहा कि ग्रैंड अलायंस हम बना रहे हैं और हुकूमत तो अभी डर गई है, हमने तो एक सेमिनार या एक कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, तो जब ये अलायंस बन जाएगा फिर देखिएगा हुकूमत का क्या हाल होता है। फिर PTI ने कहा कि ईद के बाद हम अपनी एहतजाजी तहरीक लेकर आएंगे और तमाम ऑपोजिशन को साथ लेकर आएंगे। रमज़ान के माह के दौरान जो है वो JUI के साथ मीटिंग्स होंगी, तय किया जाएगा, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और एक 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आएंगे। लेकिन ईद गुजर गई, उसके बाद भी कुछ ना हुआ और अब इस ऑपोजिशन अलायंस के जो फ्रंट पे लीड करने वाले शख्स थे, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर चलने का कोई ऐलान नहीं है और ऑपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं, लेकिन PTI के साथ अलायंस से उन्होंने इनकार किया है। तो अब क्या ऑपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस चल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उस वक्त भी हम सवाल उठाते थे, यह बात होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सोलो फ्लाइट लेती है। ईद पर भी जो मुलाकातें इमरान खान से हुई और उसके बाद हर शख्स जो बाहर आता है वो कहता है कि इमरान खान ने मुझे ऑथोराइज कर दी है कि जाओ जाकर उनसे बात करो जहां पर कोई फ़र्क भी पड़ता है। तो अगर ऑपोजिशन अलायंस सियासी तौर पर बनता है और दूसरी तरफ उधर बात करने का मैंडेट भी मिलता है, तो फिर ऑपोजिशन अलायंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे फिट आती है? क्योंकि अगर इस ऑपोजिशन अलायंस में कोई सबसे बड़ी जमात होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और सबसे कारामद जमात कोई होगी तो वो JUI फे होगी। मीर साहब, बातें बहुत की गई थी, दावे भी बहुत किए गए थे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी एहतजाज किया था 24 नवंबर को पिछले साल, उसके बाद तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत का रुख बदल गया है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को अब कोई ख़तरा है, क्योंकि कोई किसी किस्म की ऑपोजिशन तो है नहीं और ना कोई अलायंस बन रहा है? देखिए, अलायंस बन सकता है मेरी नज़र में। अब वो पूछेंगे कैसे। अगर ये अलायंस कोई बना सकता है पाकिस्तान में इस वक्त, वो नवाज शरीफ कर सकता है, बाकी ये नहीं कर सकता। में वो कैसे लाएं? नहीं जी, बाहर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी गए नहीं थे बलोचिस्तान में, क्या किया उन्होंने? देखो ना, आप बात कर सकते हो, ठहराव लेके आ सकते हो। आप कहते हैं कि उस साइड से वो इसी साइड पे ले आए उनको, इसी साइड पे आपको लाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस कोई नहीं है। देखो, अगर आप ये नहीं लेके आओगे, ये शाहिद खाकान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि PTI के साथ नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? अच्छा मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि गाड़ी के अंदर 5 गियर होते हैं, वो फॉरवर्ड गियर हैं, इनके पास 5 रिवर्स गियर हैं। तो ये 5 रिवर्स गियर जब लगाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, आपका जो अलायंस पार्टनर है वो खड़ा रहेगा आपके साथ? बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा। तो बेसिकली वो डरते हैं, जिसको ये पॉलिटिकली U-टर्न कहते हैं। इनकी रिव्यूइंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा है और रिव्यूइंग पॉलिसी के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक दूसरी एडवर्सरी के साथ और साथ साथ आपके अपने मेंबर्स के साथ। आपने कल भी डिस्कस किया, सब ने बात भी की कि एक इधर से स्टेटमेंट, एक इधर से। तो इन द लाइट ऑफ दिस शाहिद खाकान इज़ एब्सोल्युटली राइट, आप नहीं कर सकते इस तरह। अब होना हो क्या है, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये टफ टाइम देंगे ईद के बाद। पर टफ टाइम किसको देना है? आप टाइम वो दें कि जिसमें लोगों की भलाई है, वो टफ टाइम। ये जो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, हाँ जी वील गिव अ टफ टाइम, वो टफ टाइम। आप अपने मंसूबे लेके आए, बताएं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स एक तो बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी वो मैं समझता हूँ कि एग्रेवेटिंग है। इसको आप ख़त्म करो। कोई टफ टूफ नहीं होता टाइम। अब लॉजिकली बात करो, ऑब्जेक्टिवली बात करो, एंड दैट इज़ वेयर यू गो फॉरवर्ड। अब बात आती है कि आगे कहाँ जाएंगे।
आपने मौलाना फजल रहमान के साथ भी देख लिया, ग्रैंड अलायंस की आप बात करते हैं, उनको लाते 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 फिर इनको धक्का मार देते हैं ये। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये वो उसको क्या कहते हैं, वो म्यूज़िकल चेयर्स है, ये म्यूज़िकल चेयर्स हो रही हैं और ये सब देख रहे हैं कि ये जो म्यूज़िकल चेयर के जो ऊँट हैं ये किधर बैठेंगे। इस वक्त मुझे ऊँट नज़र नहीं आते कहीं बैठने के लिए। नईम साकिब साहब, अगर हम 3 सूबों को देखें, KPK को देखें, अमन अमान का मसला वो अलहदा वफाक से नाराज़ रहता है, बलूचिस्तान के हवाले से भी इशूज़ हैं अमन अमान के, वहाँ पर भी थोड़ी सी नाराज़गी पाई जाती है, सिंध वाले वैसे ही पानी के मसले पर आजकल नाराज़ हैं, फिर ये मिनरल्स वाला मसला आया, इस पर भी बलूचिस्तान और KPK के अंदर थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया गया कुछ रहनुमाओं की जानिब से। अगर सब लोग नाराज़ हैं फिर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन नहीं बना पा रहे, तो यही सवाल आपसे कि क्या हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा है या वाकई ये लोग कोई अलायंस आगे जाके बना पाएंगे, आपको लगता है? जितनी अलायंसेस भी बनी हैं पाकिस्तान की तारीख में सवाए एक के, वो सारी की सारी बनी नहीं हैं, बनाई गई हैं। वो बनाई जाती हैं ताकि कुछ मकासद हासिल हो सकें, ताकि इन सब को इकट्ठा करके तो हुकूमत वक्त पे प्रेशर डाला जाए, हुकूमत वक्त को हटाया जाए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाई जाए। तो लगता ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जब इकट्ठे आए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, तो वो तो कुछ दिनों बाद खोखर साहब तो वैसे ही निकल गए थे। तो पाकिस्तान अवाम पार्टी जो है, मैं हैरान था, इन्होंने आते ही कहा था कि नून लीग के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो तो नहीं आए, लेकिन इनका विमेन विंग बन गया है। ये मेरे लिए ख़बर थी जिसमें कि आपने जो बातें सारी की, अब्बासी साहब ने उसमें सारा बताया। देखिए 2-3 वजूहात हैं जो समझ में आती हैं। पहली बात यह है कि मौलाना साहब भी मौजूद थे और PTI भी मौजूद था, तब बात हुई थी और खाकान अब्बासी साहब ने कहा था। अब अब्बासी साहब को पता लगा है कि ये तो मौलाना साहब और PTI तो आपस में बैठ के बात भी नहीं कर रहे, ये तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने कल कह भी दिया कि मौलाना और वो जो PTI वाले हैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। दूसरी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि इस अलायंस को लीड कौन करेगा। अब अगर मौलाना साहब नहीं है तो एक बड़ा फैक्शन जो आपका है वो निकल गया, लीड कौन करेगा? बैरिस्टर गौहर के अंडर काम करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, ये सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने PTI पे सीधी सीधी तनकीद कर दी कल, और उन्होंने ये कहा कि PTI को अपनी थिंकिंग, सोच बदलनी पड़ेगी। PTI को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? PTI की सोच बदलनी पड़ेगी, ये तो हुकूमत भी कह रही है। PTI को सोच बदलनी पड़ेगी, ये तो एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है। PTI को सोच बदलनी पड़ेगी, ये तो PTI के अलावा सारे ये कह रहे हैं। तो आपने भी वही बात कर दी। तो क्या कहना चाहते हैं आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब? और इसका अंदाजा जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हो गया, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हम एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं तो हुकूमत को क्या, यानी हुकूमत तो हिल गई है। अब क्या हुआ कुछ दिनों में? लिहाजा जहां तक ग्रैंड अलायंस की बात है, मैं फिर से दोहराऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुल्क की तारीख गवाह है कि अलायंस कोई भी हो, ग्रैंड हो, स्मॉल हो, मीडियम साइज हो, वो बनती है किसी शॉर्ट टर्म मकसद के लिए, वो बनती है दस्ते शफकत के साथ, वो बनती है हुकूमत वक्त को हटाने के लिए, और ताकि एक फसाड पैदा हो और पता लगे कि ये वाकई सारी पार्टियां एक तरफ हो गई थी। और ये असल मसला कहां पे है? असल मसला ये है कि अगर वाकई आप पाकिस्तान के निज़ाम में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये ग्रैंड अलायंस जो है ये 4-5 अगर बन भी जाती है, 4-5 यानी जलसों से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जो एक पॉइंट है ना जो मैंने अभी बताया, उसके लिए ग्रैंड अलायंस जो बननी है वो अगर बनती है और खुद बनती है, नहीं बनवाई जाती, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स बनती है, तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि हां वाकई ये अलायंस बन भी गई है और ये कुछ ना कुछ नतीजे निकाल भी लेगी। क्या ये होना दूर दूर तक भी नजर आ रहा है? हमारा तज्जिया कहता है कि इसका इम्कान दूर दूर तक नहीं है। साकिब रशीद साहब, ये एक तो जो इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है एक वजह यह भी है कि हुकूमत इसलिए भी मुलाकातें नहीं होने दे रही कि कहीं
ग्रैंड अलायंस ना बन जाए, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद कोई ख़ास मौसर एहतजाजी हिकमत अमली नहीं बना सकती? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। जब मौलाना फजल रहमान या उनकी जमात से बातचीत चल रही थी रमज़ान से पहले, तो उस वक़्त ये ख़बर आई थी कि मौलाना फजल रहमान जो वो दीगर वहाँ पे जो शराइत हैं या कुछ चीज़ें तय हो रही थी, TORs तय हो रहे थे या किस तरह हम आगे चलेंगे, तो उनमें एक ये भी था कि PTI हमें बता दे कि फ़ैसला किसका होगा। मतलब बैरिस्टर गोहर जो जेल से बाहर हैं, हतमी फ़ैसला उनका होगा तो हमें बता दें, उसके बाद जो है वो ताकि चीज़ें चलती रहें सीक्वेंस में। या अगर इमरान खान साहब का फैसला होगा तो फिर आप साथ ये भी बताएं तो उनके साथ जो कम्युनिकेट करनी है सारी चीज़ें, तो वो आप कैसे करेंगे, कैसे ये पॉसिबल होगा, ताकि हम ये चीज़ तय हो जाए, उसके बाद जो है वो हम आगे चलें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तय होना PTI के हाथ में ही नहीं रहा, क्योंकि पिछले जब वो आप देखें कि 20 मार्च से लेकर ऑनवर्ड उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, और जिन लोगों की मुलाकात होती है वो उनकी होती है जिनकी जेल हुकाम चाहते हैं, और उनकी नहीं होती जिनकी PTI चाहती है या उनकी लिस्ट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा गैप आ गया है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। ईद से पहले और रमज़ान के शुरू में आपने सुना कि रमज़ान में और ईद के रमज़ान से पहले और रमज़ान के दरमियान हमने सुना कि ईद के बाद जो है वो बड़ा अलायंस जो बनने जा रहा है। असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो आपको पता है कि वो पॉलिटिकल साइड पे, सियासी साइड पे, क्योंकि बाकी सारे वकील हैं, तो वो बड़े एक्टिव थे, वो लीड कर रहे थे उस वफद को जो मिल रहा था मौलाना फजल रहमान उनकी जमात से, तो वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। वो पिछले दिनों खबरें आई कि वो यूके में फैमिली के साथ गए हैं या किसी जगह पे, और ईद के बाद भी आपको किसी जगह पे भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर नहीं आया। वो वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके ये भी नहीं पता। इस दौरान उनका जो है वो ट्वीट आया था कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं पर कोई इल्ज़ाम लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी तहकीकात करे। मौलाना फजल रहमान या JUIF के साथ कैसे आगे चलना है, किस तरह आगे चलना है, क्या चलना भी है या नहीं है, कोई खबर नहीं। ईद के बाद पार्टी जो है वो सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन से और चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल आमने सामने, बाकी बाहर जो लोग हैं शेर अफजल मरवत साहब उनको साइड लाइन किया हुआ है, वो पार्टी पे तनकीद। फवाद चौधरी साहब साबिक जो वो PTI के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी तनकीद। फिर जो मुलाकातें हैं, PTI के इंटरनल इतने बड़े इश्यूज हैं कि ईद के बाद 20 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उन्होंने इस पे बात ही नहीं की कि कैसे अलायंस चलना है। आखिरी बात मैं करूंगा कि जो PTM बनी थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो हमें देखने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एक्सेप्ट किया मौलाना को सरबराह बनाया, चलाया। मौलाना यहाँ पे श्रीनगर हाईवे पे PTI के दौर में उन्होंने धरना भी दिए रखा था, फिर चीज़ें चलती रहीं, जलसे चलते रहे। मौलाना क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप तो है, तो वो उनके जलसे भी चलते रहे, उस वक्त की हुकूमत पर प्रेशर भी आता रहा, आखिरकार आतम एतमाद और वो उनको घर जाना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गैप ये भी है कि मौलाना और PTI के दरमियान माजी में इतनी जो है वो दूरियां थी कि वो करीब आते आते एक ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप होते होते बड़ा टाइम लग रहा है। इसी वजह से वो हर चीज तय करने से पहले कहीं नहीं जाना चाहते। और ये भी मैंने सुना कि उनके लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ये बात की थी कि किसी थर्ड फोर्स से अगर बात करनी है तो वो हम आपस में तय करेंगे, कोई अलग अलग बात नहीं करेगा। तो अभी तो चीजें तय नहीं हुई, तो कभी आजम सवाती साहब आ जाते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं भी विकेट के दोनों तरफ भी खेलता हूं, बात भी कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये जो अदम एतमाद है ये खत्म नहीं हो रहा दोनों पार्टीज के दरमियान। और एक मुलाकात बैरिस्टर गौर साहब की भी हुई थी, नजमुल साकिब साहब, क्या आपको लगता है कि उस मुलाकात के बाद फिर इस ऑपोजिशन अलायंस की हमने खबरें भी कम सुनी और बातें भी हुई, तो वहां से भी ज्यादा एतमाद खत्म हुआ ऑपोजिशन का PTI के साथ? PTI के साथ इस वक्त कोई भी अपोजिशन की पार्टी नहीं चाहती किसी भी किस्म का इत्तेहाद, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI का मकसद है खान की रिहाई। आप मकसद तो देखिए ना, PTI का मकसद ये नहीं है कि मैं इस हुकूमत को हटाएं और फिर सारे मिलके इलेक्शन कराएं। वो कह रहे हैं खान को बाहर निकालें,
इस हुकूमत को हटाएं और खान को वापस लाएं। मुझे ये बताएं, मौलाना साहब मानेंगे? अपोजिशन की कोई एक पार्टी बता दीजिए जो कि ये मानती हो, जो कि पीटीआई वाले समझ रहे हैं या वो चाहते हैं। सही चाहते हैं, गलत चाहते हैं, अलग बहस है, लेकिन वो ये चाहते हैं। और कौन सी पार्टी चाहती है? कोई भी नहीं चाहती। लिहाजा ये कहना कि बाकी पार्टियां जो हैं वो यानी पीटीआई के साथ मिल जाएं, ये बड़ी दूर अज कयास किस्म की बात है। पीजेमी साहब, 1 पॉइंट एजेंडा ही ऑपोजिशन नहीं तय कर पाई कि हमेशा कोई भी ऑपोजिशन होती है उसका यही मोटिव होता है कि वो किस तरह हुकूमत में आ जाए। तो यहाँ पे जितनी भी ऑपोजिशन जमातें मौजूद हैं, एक तो उनका ताल्लुक ज़्यादातर एक ही सूबे से है, 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज़ पीटीआई वहाँ पे हुकूमत में, और मौलाना वहाँ पर जो इलेक्शन हारे हैं वो उसका इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो 1 पॉइंट एजेंडा ना तय करने की वजह क्या है? एजेंडा है ही कोई नहीं। अच्छा, आप देख लें वो चार्टर डेमोक्रेसी, मैं कल आपको ला के दिखाऊंगा, मैंने दोनों से साइन करवाया था, बेनज़ीर भुट्टो से और नवाज शरीफ। मैं कहा जी कहीं यू टर्न तो नहीं मार देंगे आप? दोनों ने साइन किया उसके ऊपर, मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ बात यह है कि जो इन्होंने ARD की थी उधर लंदन ने, इंटरकॉन्टिनेंटल थिंग इज़, जो हम बात कर रहे हैं, हमारे अंदर वो सख्त ही नहीं है अलायंस का। क्यों? क्योंकि जो आप अलायंस करते हो लाइक माइंडेड लोगों के साथ, अलायंस वैसे नहीं होते। ये अननेचुरल अलायंस है जो सारी उम्र एक दूसरे के साथ आप कह लो कि लड़ते रहे, एक दूसरे पे केसेस कैसे हुए, क्या नहीं हुआ, एंड यू रियली थिंक दे विल वर्क टुगेदर? नो, दे वोंट, दे एब्सोल्युटली वोंट। और ये बहुत मैं समझता इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। इफ़ यू अलाउ मी, बेनज़ीर ने मुझे कहा कि मियाँ साहब इज़ योर फ्रेंड, प्लीज़ टेल हिम आई हैड नथिंग टू डू विद हिज फादर्स अरेस्ट। मैं तो आई टोल्ड हिम, मैं कहा जी, उन्होंने बेनज़ीर ने खुद मुझे कहा है कि ये नीचे लोगों ने उनको पकड़ा है और मेरा इससे कोई हाथ नहीं है। इनकी आपस में बड़ी तलखियाँ हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। सो यहाँ एक तो नीचे अंडर करंट्स इतने होते हैं, लोग इंस्टेड आपको जोड़ें या तोड़ने के मास्टर्स हैं पाकिस्तान में। और तोड़ते किसको हैं? आपस में तोड़ के हॉक्स बना के दोनों साइड से नुकसान किसका होता है? मुल्क का। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही है। एक तो वहाँ पर जो मुलाकातें हो रही हैं वो किस नौइयत की हो रही हैं और उसका एजेंडा क्या है, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि केपी से शायद कोई वफ़द जाना था जिसको वफाक ने TORs देने थे और वहाँ पर जाकर बात करनी थी, लेकिन अब वफाक ख़ुद इसके अंदर मौजूद है और वफाक ख़ुद मुज़ाकरात कर रहा है या मेल मुलाकातें कर रहा है। दूसरा, गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। तलाल चौधरी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा और फिर ये भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो रंजूम साकिब साहब, ये जो सिफारती तौर पर इसहाक डार साहब वहाँ पर मौजूद हैं और जो मुलाकात वहाँ पर हो रही है, इस पर क्या एजेंडा है और किन चीज़ों पर मुलाकात हो रही है और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें? पहले तो आपको ये बताऊं कि अगर इसहाक डार साहब जो इस वक्त पहुंच गए हैं काबुल में, वो अगर कामयाब लौटते हैं तो उसमें एक ख़बर ढूंढिएगा कि जो मुत्तकी साहब हैं उधर इंटरम यानी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो कि वज़ारत ख़ारजा उनके पास है, उन्होंने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। जी, जब आप इस रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, अगर आपको उसमें ये नज़र आता है कि मुत्तकी साहब जो हैं वो कन्वीनियंट टाइम टू बोथ साइड्स वो तशरीफ़ लाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दौरा कामयाब हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि इनकी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें मोहम्मद सादिक साहब जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान के लिए, दूसरी मरतबा इस ओहदे पे तैनात हुए हैं, उनकी मुलाकात होती है और उसमें जो हमें वाइब्स नज़र आई वो पॉजिटिव थी। मसाइल वहीं पे हैं लेकिन वाइब्स पॉजिटिव हैं। अब ये कि इसहाक डार साहब वापस आते हैं तो क्या खुशखबरी लाते हैं। मसाइल जो हैं वो सबको पता है, सबसे पहले और बढ़ के, और इसहाक साहब ने जाने से पहले बताया भी कि ये जो TTP का मसला है, ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये जो ख्वारिज का मामला है, ये जो इतने हमले होते हैं, और उसमें हमारा ये ख्याल है कि जो काबुल में इस वक्त तालिबान हैं वो हार्बर कर रहे हैं, वो पनाह दे रहे हैं उन लोगों को, ये हमारा बुनियादी मसला है। साथ ही इसके वो आपको पता है ना कि 9 लाख जो हैं वो अफगानी हमने वापस भेज दिए हैं। तलाल साहब ने कल बड़ा सख्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल का जो है वो रहेगा फलाना, उसकी डेडलाइन आगे नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने एक इंदिया दिया है उन तमाम पाकिस्तानियों को कि जिसने किसी अफगानी को किराए पे मकान दिया, किराए पे दुकान दी, तो वो फिर सीधा हो जाए। अच्छा, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है क्योंकि आप वहां पे मुलाकात करने जा रहे हैं और साथ ही ये बयान आ गया है। ये पुरानी हो गई है टैक्टिक्स, क्योंकि अब कल को देखेंगे अगर इसहाक डार साहब वापस आते हैं तो हो सकता है
कि जो 30 अप्रैल की डेडलाइन है ये एक्सटेंड हो जाए, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, वो चिप्स आपको मिलाने पड़ेंगे कि क्या होगा। देखिए, दो बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले पाकिस्तान ने यह ख्याल करना है कि अफगानिस्तान इंडिया नहीं है, जी, कि वहां पे 5 अगस्त 2019 हुआ और हमने ट्रेड बंद कर दी और फलाना। ये अफगानिस्तान एक और बॉल गेम है, इसको आपने जरा डिफरेंटली डील करना है। दूसरा, पाकिस्तान ने यह देखना है कि चीन ने अपना सफीर भिजवा दिया, रूस ने कहा जी अब आप दहशतगर्द नहीं हैं, आप अच्छे बच्चे बन गए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने जो है वो अफगानिस्तान ने खासतौर पे माइनिंग सेक्टर में वो हिसाब किताब अपने कर लिए हैं। दुनिया में इस वक्त वो बता रहे हैं कि जी हम बच्चियों की तालीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी के उसूलों पे काम कर रहे हैं। तो क्या वो वही तालिबान हैं जो पहली दफा आए थे, या ये कोई न्यू लुक यानी तालिबान हैं? और इस वक्त अफगानिस्तान जो मुआशी तौर पर खास तौर पर इस तरह से टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, क्या वो सारी बातें मानेगा जो किसी जमाने में पाकिस्तान से ऐसे बात होती थी और अफगानिस्तान ऐसे मानता था? ये दो बातें अपने सामने रखें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं और अच्छे होने चाहिए भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा।